Statement: in any loop, the algebraic sum of EMF plus algebraic sum of voltage drop is equal to zero. नोडल एनालिसिस या केसीएल का विस्तृत रूप है और सर्किट के नोड पर नोड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर n-1। सुपर नोडल विश्लेषण। सुपर नोडल जब दो नोड के बीच ओनली आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो तो वहाँ केसीएल लगाना संभव नहीं होता है। अतः वहाँ सुपर नोडल एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। जिस नोड के बीच आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हो उन नोड्स को सुपर नोड कहते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए मेश एनालिसिस या केवीएल का एक्सटेंशन फॉर्म है तथा एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग मेश या ब्रांच ज्ञात करने में किया जाता है। सुपर मेश जब दो नोड्स के बीच में आइडियल करंट सोर्स आ जाए अर्थात जिसे वोल्टेज सोर्स में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वह सुपर मेश विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। वहां पर देखिए यहाँ पे मेश, देखिए यहाँ पे सुपर मेश। सोर्स कन्वर्जन, धारा सोर्स से वोल्टेज सोर्स में परिवर्तन। सुपरपोजिशन थ्योरम किसी लीनियर नेटवर्क में जिसमें अनेक वोल्टेज सोर्स अथवा करंट सोर्स तथा इम्पीडेंस सोर्स लगे हों, किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाली धारा उन सभी धाराओं का सदिश योग होती है जो केवल सर्किट में संयोजित सोर्स के अलग अलग अकेले सक्रिय होने पर प्रवाहित होती है, जबकि एक्टिव सोर्स के अतिरिक्त अन्य सभी सोर्स को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। सुपरपोजिशन थ्योरम एसी और डीसी दोनों पर प्रयोग किया जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियरिटी और होमोजेनिटी दोनों को फॉलो करता है। लीनियरिटी बराबर एडिटिव लॉ प्लस होमोजेनिटी। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया जाता है। डिपेंडेंट सोर्स नॉट ओपन एंड नॉट शॉर्ट। अध्यारोपण, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम या नॉन लीनियर सिस्टम में लागू नहीं होता है। इसका उपयोग पावर कैलकुलेशन में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग उस सर्किट में नहीं किया जाता है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स लगे हों। इसका उपयोग केवल उन सर्किट में नहीं किया जा सकता जहां टू वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट पैरेलल में अथवा टू करंट सोर्स डायरेक्ट सीरीज में जुड़े हों। देखिए थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का उपयोग ऐसे जटिल परिपथों को हल करने के लिए किया जाता है जिसमें एक से अधिक ईएमएफ सोर्स एवं रेजिस्टेंस संयोजित हो। इस थ्योरम के अनुसार टू टर्मिनल वाले एक जटिल जिसमें एक से अधिक ईएमएफ सोर्स एवं रेजिस्टेंस संयोजित हो ऐसे तुल्य परिपथ में परिवर्तित कर लेते हैं जिसमें ओनली एक ईएमएफ सोर्स एवं इसके सीरीज में ओनली वन रेजिस्टेंस आरटीएस संयोजित हो। इस परिपथ का ईएमएफ सोर्स को थेवेनिन वोल्टेज तथा श्रेणी प्रतिरोध को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रदर्शित चित्र ए में सर्किट में लोड रेजिस्टेंस आरएल का मान निम्नवत ज्ञात किया जाता है। लोड रेजिस्टेंस आरएल को हटा दें और ईएमएफ सोर्स के स्थान पर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर के तुल्य प्रतिरोध संयोजित करने पर दिया गया परिपथ ओपन सर्किट हो जाता है।
थेवेनिन थ्योरम का यूज एसी और डीसी दोनों नेटवर्क में किया जाता है। थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग ओनली लीनियर नेटवर्क में किया जाता है। थेवेनिन इक्वेशन सर्किट। नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम का परिवर्तित रूप है। टू टर्मिनल वोल्टेज वीटीएच तुल्य प्रतिरोध आरटीएच में परिवर्तित कर लोड करंट आईएल की गणना की जाती है, जबकि नॉर्टन्स थ्योरम के अनुसार टू टर्मिनल नेटवर्क को करंट सोर्स में परिवर्तित कर नॉर्टन तुल्य परिपथ ज्ञात किया जाता है। आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन ए एंड बी व्हेन V बराबर 0 Z इक्विवेलेंट सेम एज दैट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। चित्र ए में दर्शाए गए परिपथ को नॉर्टन्स थ्योरम के तुल्य परिपथ में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम सिरों ए व बी का शॉर्ट पाथ मानकर शॉर्ट पाथ करंट की गणना की जाती है। नॉर्टन्स थ्योरम में इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम यह एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। नॉर्टन्स थ्योरम लीनियर सर्किट को फॉलो करता है। नॉर्टन और थेवेनिन प्रमेय की प्रयोज्यता के लिए शर्त कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉर्टन्स थेवेनिन थ्योरम। यह उस सर्किट में उपयोगी नहीं होती है जिसमें एक दिशीय अवयव लगे होते हैं, जैसे डायोड। यह उस सर्किट में उपयोगी नहीं होती है जिसमें नॉन लीनियर एलिमेंट लगे हों। ये उस सर्किट में उपयोगी नहीं होती है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स के सीरीज या पैरेलल में लोड लगे हों। ये उस सर्किट में उपयोगी नहीं होती है जिसमें टाइम वेरिएंट एलिमेंट थर्मिस्टर बैरिस्टर etc लगे हों। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस नियम के अनुसार किसी एक्टिव सर्किट में लगे लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर तब प्राप्त होती है जब लोड रेजिस्टेंस का मान सोर्स रेजिस्टेंस के तुल्य होता है। नेटवर्क लोड RTH बराबर RL कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। IL बराबर VTH बटे कि RL प्लस RTH। मैक्सिमम पावर कंजप्शन P मैक्स बराबर VTH का स्क्वायर बटे के 4 RTH। मैक्सिमम पावर कंजप्शन इन इंटरनल रेजिस्टेंस VTH का स्क्वायर बटे के RTH। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थेवेनिन थ्योरम पर आधारित होता है। देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार यदि किसी बाइलेटरल लीनियर इम्पीडेंस से निर्मित नेटवर्क के दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज V अप्लाई करने पर नेटवर्क के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रवाहित करंट I हो तो एक्साइटेशन और रिस्पांस की पोजीशन इंटरचेंज करने पर भी V तथा I का रेशियो समान रहता है। स्टेटमेंट इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क in which more than one source present, the response in any element is equal to resultant of response. Which individual element remain active. नोट रेसिप्रोसिटी थ्योरम का प्रयोग एसी और डीसी में किया जाता है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। यदि सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स हो, चाहे वह लीनियर ही क्यों न हो, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम लागू नहीं होता है। सर्किट में कोई टाइम वेरिएंट एलिमेंट हो तो वहाँ भी रेसिप्रोसिटी थ्योरम लागू नहीं होता है। यदि सर्किट में कोई नॉन
लीनियर एलिमेंट हो तो वहाँ भी थ्योरम लागू नहीं होता है। मिलमैन्स थ्योरम, इस प्रमेय को वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। वोल्टेज सोर्स, जब n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तब मिलमैन्स थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। मिलमैन थ्योरम इक्वल टू नॉर्टन थ्योरम प्लस थेवेनिन थ्योरम। अब देखिए करंट सोर्स, जब n करंट सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तब मिलमैन्स थ्योरम का यूज करके सिंपल नेटवर्क में चेंज करके इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। देखिए टेलीगन्स थ्योरम, किसी भी समय के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के सभी ब्रांच का पावर जीरो होता है। देखिए पावर डिलीवर, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम, पावर डिलीवर। पावर डिलीवर्ड बराबर माइनस पावर कंजप्शन, सिग्मा भी आई इंटू आई बराबर जीरो। नोट, टेलीगन थ्योरम एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। टेलीगन थ्योरम लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लंप्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर लागू करते हैं। टेलीगन थ्योरम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर वर्क करता है। टेलीगन थ्योरम केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ सभी को फॉलो करता है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन थ्योरम द रिस्पांस इन एनी ब्रांच रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिप्लेस बाय अदर एलिमेंट। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एसी और डीसी दोनों को वर्क करता है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों को फॉलो करता है। कंपनसेटिंग थ्योरम, कंपनसेटिंग थ्योरम का उपयोग कर हम आसानी से किसी नेटवर्क में जब लोड चेंज होता है तो परिवर्तित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कंपनसेटिंग थ्योरम एसी और डीसी दोनों पर अप्लाई होता है। कंपनसेटिंग थ्योरम ओनली लीनियर सर्किट को फॉलो करता है। सेल या विद्युत वाहक बल का रासायनिक स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्राइमरी सेल में करंट लो दौर पर फ्लो करती है। प्राइमरी सेल की एफिशिएंसी 83% होती है। इसकी लाइफ लगभग 1 वर्ष होती है। प्राथमिक सेल, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। सेल वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। सम इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सेल, वोल्टेइक सेल, एनोड कॉपर का, कैथोड जिंक का, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, वोल्टेज 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल, एनोड कॉपर, कैथोड जिंक, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 1.08 वोल्ट। लेक्लांचे सेल, एनोड कॉपर, कैथोड जिंक, इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल, कार्बन, कैथोड जिंक, इलेक्ट्रोलाइट ZnCl प्लास्ट अथवा NH4Cl 1.5 वोल्ट। इसका यूज क्लॉक टॉर्च में। सिल्वर ऑक्साइड सेल, एनोड Ag, कैथोड जिंक Ag2O 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल, एनोड स्टील, कैथोड Hg KOH प्लस ZnO, वोल्टेज 1.35 वोल्ट। इसका उपयोग पॉकेट कैलकुलेटर में। लिथियम 3.5 वोल्ट, इसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप में किया जाता है। ड्राई सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 से 0.5 ओम होता है। ड्राई सेल लेक्लांचे सेल का परिवर्तित रूप है। लिथियम सेल विद्युत वाहक बल अधिक होता है और
मरकरी सेल का कम होता है। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल ही वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात जिसमें केमिकल रिएक्शन विपर्य है, रिवर्सिबल होता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे लेड सल्फ्यूरिक एसिड सेल, NiFi सेल। द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तित रूप में एकत्र पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है, वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं: लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल कैडमियम सेल। द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल, एनोड PbO2, कैथोड Pb, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4, 2.2 वोल्ट। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल UPS में। अब देखिए, निकेल Fe सेल, एनोड NiOH का टेट्रा, कैथोड आयरन Fe, इलेक्ट्रोलाइट KOH LiOH, 1.38 वोल्ट। अब देखिए, निकेल कैडमियम, एनोड निकेल, कैथोड कैडमियम, KON LiOH, 1.25 वोल्ट। सबमरीन में इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में अंतर। सेलों का श्रेणी संयोजन। देखिए, I बराबर NI बटा के R प्लस NR, N नंबर ऑफ सेल, E EMF, R इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R लोड रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r का मान लोड रेजिस्टेंस RL से के कम है तो अधिक धारा के लिए सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है। सेल के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अब देखिए, पैरेलल ग्रुपिंग, M नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखिए, लोड का करंट परिपथ का प्रभावी वोल्टेज बटा के परिपथ का कुल प्रतिरोध, I बराबर कैपिटल E बटा के कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे के M एम्पियर। यदि उच्च विसर्जन धारा वाली बैटरी की आवश्यकता हो तो सेलों को समांतर में संयोजित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सेल इस तरह जुड़े होते हैं कि सभी के ऋणात्मक टर्मिनल भी एक साथ जुड़े होते हैं, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल भी एक साथ जुड़े होते हैं, तो इस संयोजन को पैरेलल ग्रुपिंग के रूप में जाना जाता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। करंट की धारिता बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। I बराबर MNE बटा के MR प्लस NR एम्पियर। यदि उच्च वोल्टता वाली बैटरी की आवश्यकता हो तो सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक समान सेल इन तरह से कनेक्टेड होती है कि पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल के समूह को श्रेणी में समूह कहते हैं। इस संयोजन में दोनों प्रकार के सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए कंबाइंड, मिक्स्ड, कंपोजिट इत्यादि नामों से जाना जाता है। जब लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिक्स्ड ग्रुपिंग किया जाता है। चूंकि इस NR बटा के M सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग के सभी सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोधों को व्यक्त करता है, अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी समांतर समूह में अधिकतम धारा के लिए इस ग्रुप को बनाने में उपयोग किए जाने वाले सभी सेलों का कुल आंतरिक भार लोड प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल का वह प्रतिरोध जो उसमें से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। स्मॉल r बराबर ES माइनस B बटा के I। बैटरी या आमतौर पर सेलों का एक समूह होता है। लेड एसिड संचायक सेल, लेड एसिड अकुमुलेटर सेल, टर्मिनल बॉक्स, बेंट प्लग,
फिलर प्लग, पोस्ट गैस्केट, नेगेटिव स्ट्रैप, लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेगेटिव प्लेट, सेडिमेंट स्पेस, रिब, कंटेनर, वुड सेपरेटर, रबर सेपरेटर, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव स्ट्रैप, सीलिंग नट, कंटेनर या कठोर कांच रबड़ एबोनाइट बिटुमिन यौगिकों में से किसी एक पदार्थ का बना होता है। इसे आधार पात्र बेस पॉट भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण अंग निहित होता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी विलयन जिसके विद्युत धारा फ्लो करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाता है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। गंधक के अम्ल का तनु घोल लीड एसिड संचायक बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य घोल बनाने के लिए 3 भाग आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर के साथ 1 भाग गंधक अम्ल मिलाया जाता है। सेपरेटर यह सेल के अंदर का भाग है जो धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को आपस में इंसुलेटेड करने का कार्य करता है, जिससे बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता। सेपरेटर अच्छा छिद्रयुक्त उच्च विद्युत प्रतिरोध तथा यांत्रिक सामर्थ्य वाला भी होना चाहिए। कवर ऑफ सेल यह भी बल्कनीकृत रबड़ या कठोर रबड़ का बना होता है। ढक्कन सेल के मध्य पदार्थों को धूल तथा अन्य बाह्य अशुद्धियों से बचाव करता है। ढक्कन के ऊपर रबड़ से बने छिद्र प्लग वेंट प्लग होते हैं जो सेल से बनने वाली गैसों को बाहर निकालते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें खोलकर सेल में आसुत जल या अम्ल डाला जाता है। पोर्सियन वॉल यह दीवार 2 सेलों के बीच बनी होती है ताकि दोनों सेलों के विद्युत अपघट्य आपस में न मिलने पाए। यह दीवार भी कंटेनर का एक भाग है। यह उपचारित लकड़ी, कठोर रबड़ की शीट, पोर्सलीन, फाइबर ग्लास इत्यादि कठोर विद्युत रोधी पदार्थों में से किसी एक पदार्थ से निर्मित होते हैं। कनेक्टिंग बार यह एक सीसा लीड मिश्र धातु का बना लिंक होता है जो सेलों को श्रेणी में जोड़ने के काम में आता है। टर्मिनल पोस्ट ऋणात्मक टर्मिनल का व्यास धनात्मक टर्मिनल की अपेक्षा कम रखा जाता है। एनोड प्लेट जिसमें करंट बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। यह लीड ऑक्साइड PbO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इसका रंग गाढ़ा कत्थई, बादामी, डार्क चॉकलेट और ब्राउन होता है। कैथोड प्लेट जिस धात्विक प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे कैथोड प्लेट कहते हैं। यह प्लेट लीड की बनी होती है। इसका रंग हल्का सा सलेटी, लाइट स्लेटी और ग्रे होता है। लीड एसिड सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट से अधिक होता है। फार्मिंग रिएक्शन इस रिएक्शन में गंधक अम्ल भरा जाता है। यह क्रिया विक्रेता द्वारा होता है। इलेक्ट्रोड की संरचना कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड लीड एसिड सेल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाने की 2 विधियां हैं। प्लांटी मेथड फारे विधि सीसा अम्ल संचायक सेल का आवेशन एवं विसर्जन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एसिड स्टोरेज सेल में आवेशन अभिक्रिया रिएक्शन सेल एट चार्जिंग H2O = 2H plus O negative एनोड PbSO4 plus H2O plus O डबल नेगेटिव PbO2 plus 2H2SO4 कैथोड PbSO4 plus 2H plus Pb plus H2SO4 चार्जिंग रिएक्शन के फलस्वरूप सेल की धन प्लेट लेड पेरोक्साइड PbO2 की तथा ऋण प्लेट स्पंजी लेड की बनी होती है। सेल की विसर्जन अभिक्रिया रिएक्शन इन सेल डिस्चार्जिंग रिएक्शन सेल एट डिस्चार्जिंग H2O = 2H plus O plus एनोड PbO2 plus 2H plus H2SO4 = PbSO4 plus 2H2O कैथोड Pb plus O नेगेटिव plus H2SO4 = PbSO4 plus H2O डिस्चार्जिंग कंडीशन में दोनों प्लेट पर PbSO4 होती है। सीसा संचायक सेलों को आवेशित करना सीसा
अम्ल संचायक सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा अधिक सल्फेटीकरण के कारण अम्लीय सफेद पदार्थ PbSO4 प्लेट पर जमने लगेगा, जो कि अक्रियाशील पदार्थ है, जिससे इनका पोलराइजेशन दूर करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो कि सेल को उचित समय पर आवेशित कर लिया जाए। सेल को आवेशित करने की विधियाँ: पहला, स्थिर धारा विधि द्वारा आवेशन। दूसरा, स्थिर वोल्टता विधि द्वारा आवेशन। तीसरा, लाइन पर जुड़ा छोड़कर। चौथा, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। पांचवा, बैटरी चार्जर मेथड। बूस्ट चार्जिंग। देखिए, चार्ज करंट, बैटरी वोल्टेज, चार्ज टाइम, बैटरी वोल्टेज, चार्ज करंट। कांस्टेंट करंट मेथड। इस मेथड से बैटरी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन करंट को कांस्टेंट रखने के लिए या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई या बैटरी चार्जर का यूज किया जाता है। इस मेथड में चार्ज करंट की वैल्यू कम रखना चाहिए ताकि सेल में गैस न भर पाए, तथा सेल की तापमान भी 45 अंश से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मेथड से जितनी कम करंट से चार्जिंग किया जाएगा, सेल को चार्जिंग करने में अधिक समय लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। अब देखिए, कांस्टेंट करंट मेथड चार्जिंग में करंट का मान कम होता है, जिससे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती है। इस विधि में बहुत से बैटरी को आपस में जोड़कर एक साथ चार्ज किया जा सकता है। दूसरा देखिए, स्थिर वोल्टेज विधि, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। बैटरी वोल्टेज, चार्ज करंट, चार्ज करंट, बैटरी वोल्टेज, चार्ज टाइम। लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने की यह सामान्य विधि है। यह चार्जिंग करने की क्वाइक मेथड है। इस मेथड में चार्जिंग वोल्टेज को चार्जिंग के दौरान कांस्टेंट रखा जाता है। इस मेथड में प्राइमरी चार्जिंग करंट अधिक रखी जाती है, जो धीरे धीरे घटती है क्योंकि बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। इस मेथड में सेल को चार्ज करने में लगभग आधा समय लगता है, लेकिन सेल की एफिशिएंसी लगभग 10% घट जाती है। सेल की कैपेसिटी 20% बढ़ जाती है, और इस मेथड में चार्जिंग के लास्ट में चार्जिंग करंट लगभग 0 हो जाती है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होता है। इस मेथड में सेम वोल्टेज वाली बैटरी को एक ही समय में पैरेलल में कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है। अब देखिए, फुटिंग ऑन द लाइन। जब कई स्थानों पर बैटरियों को लाइन पर जुड़ा छोड़ दिया जाता है, ये बैटरी इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि जिस समय विद्युत लोड डिमांड नॉर्मल होती है, उस समय बैटरी चार्ज होती है, परंतु जब लोड डिमांड बढ़ जाती है या नॉर्मल पावर बंद हो जाती है, तो वह बैटरी ऑटोमेटिक रूप से डिस्चार्ज होने लगती हैं। अब देखिए, स्पेसिफिक चार्जिंग मेथड। बैटरी में मेंटेनेंस तथा उन्हें अच्छी अवस्था में बनाए रखने के लिए निम्न मेथड को यूज किया जाता है। बूस्टिंग चार्जिंग। प्रायः बैटरी ऐसी कैपेसिटी की होती हैं कि वे पूरे दिन बिना बीच में चार्ज किए काम करती हैं, लेकिन कुछ बैटरी जो कि ट्रक, बसेस, कार एंड ट्रेन्स में यूज की जाती है, जिन्हें बीच बीच में एक्स्ट्रा चार्जिंग की ज़रूरत होती है। इस प्रकार चार्ज करने को बूस्टिंग चार्जिंग कहते हैं। बूस्टिंग चार्जिंग में उतनी ही करंट की वैल्यू की आवश्यकता होती है जितने एम्पियर आवर तक वह बैटरी उस समय डिस्चार्ज हो चुकी होती हैं।